नमस्कार, मैं डॉक्टर अमिताभ सिंह अपने कॉन्ट्रैक्ट लेक्चर सीरीज में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज कॉन्ट्रैक्ट के जिस इंपॉर्टेंट पोर्शन को लेकर खड़ा हूं वो है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में सेक्शन 37 से लेकर 45 तक की जर्नी। किसी भी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट के बनने में जो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो ना ही उस कॉन्ट्रैक्ट के बनना है, ना ही उसमें होने वाला ब्रीच है, बल्कि पार्टीज किसी एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट में क्यों आती है, ताकि किसी न किसी प्रॉमिस को परफॉर्म किया जाए, किसी न किसी काम को संपादित किया जाए। तो इसलिए किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में जो सबसे एसेंशियल पोर्शन है वो होता है उसकी परफॉर्मेंस को लेकर। अब परफॉर्मेंस में कई सवाल खड़े होते हैं कि क्या पार्टीज बाउंड है परफॉर्म करने के लिए, है तो किस लिमिट तक है, कौन परफॉर्म करेगा। और दूसरी ओर जब आप किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को देखते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट मतलब एक एग्रीमेंट जो कि इन्फोर्सेबल बाय लॉ है। एग्रीमेंट का मतलब कि कहीं ना कहीं प्रपोजल है, एक्सेप्टेंस है और उसके साथ कंसिडरेशन है। तो जो आदमी प्रपोज कर रहा है, जो आदमी प्रॉमिस कर रहा है, प्रपोजल जब एक्सेप्ट हो जाती है तो प्रॉमिस बन जाती है, करने वाला प्रॉमिसर और जिसको किया जाता है वो प्रॉमिस। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा कि प्रॉमिसर जो होता है उसके सर पे ड्यूटी होती है, उसे कुछ परफॉर्म करना है नहीं करना है वो अपनी जगह, लेकिन उसके सर पे ड्यूटी है। और जिसके लिए उसने वादा किया है, जो प्रॉमिसी है, उसके हैंड्स में राइट होता है। अब मान लीजिए एक से ज्यादा लोगों ने वादा किया है, मतलब एक से ज्यादा लोगों ने ड्यूटी बियर की है, तो प्रॉमिसी कैसे सबसे परफॉर्मेंस मांगेगा या किसी एक से मांगेगा, क्या इसको लेकर के लॉ है। और अगर एक से ज्यादा लोगों को वादा किया गया है फिर क्या होगा, ये लोग कैसे क्लेम कर सकेंगे। इन सारे क्वेश्चन का जवाब सेक्शन 37 से 45 में दिया गया है। वाराणसी से मेरी एक स्टूडेंट हैं अंकिता त्रिपाठी जी, जिन्होंने कहा कि सर सेक्शन 37 से 67 तक के जो भी वीडियोस हो वो क्लासरूम मेथड पे हो, क्योंकि जनरली 37 से 67 स्टूडेंट्स पढ़ते नहीं। तो ठीक है, मैं क्लासरूम मेथड पे ही एक एक बेयर वाइज इसको लेके चलता हूं और इसे आपको डिस्कस करता हूं। यहां बस ये समझिएगा कि सेक्शन 37 के बाद सबसे पहले सेक्शन 40 को देखा जाएगा, फिर इसके बाद सेक्शन 38, 41 आगे मूव करेंगे। शुरू करते हैं परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 37 से 45। सेक्शन 37 कहना क्या चाहता है। सेक्शन 37 कहता है द पार्टीज टू ए कॉन्ट्रैक्ट must either perform or offer to perform their respective promises unless such performance is discharged with or excused under the provision of this act or any other act. Promises bind the representative of the promisers in case of the death of such promisers before performance unless a contrary intention appears from the contract. अब इसको समझाने के लिए, इसको बेहतर तरीके से समझाने के लिए ज्यादा बेहतर है कि आप पहले सेक्शन 40 को भी देख लीजिए। सेक्शन 40 क्या कहता है। पर्सन बाय whom promise is to be performed, वो कौन व्यक्ति होगा जो परफॉर्म करेगा। देखिए, if it appears from the nature of the case that it was the intention of the parties to any contract that any promise contained in it should be performed by the promiser himself, such a promise must be performed by the promiser. In other case, the promiser or his representative may employ a competent person to perform it. अब समझिए, अब सेक्शन 37 और 40 को जरा साथ में समझिए। अब देखिए, दो तरह के एग्रीमेंट्स को लेकर के मैं आगे बढ़ रहा हूं। एक जो कॉन्ट्रैक्ट है इसमें ए ने वादा किया है, ए ने वादा किया तो ए क्या हो गया, प्रॉमिसर हो गया। ए जब प्रॉमिसर हो गया तो ए के पास क्या आ गई, ड्यूटी आ गई। बी क्या है, प्रॉमिसी हो गया। और जब ये प्रॉमिसी हो गया तो इसके पास क्या है, राइट हो गया। ए ने क्या वादा किया, ए ने वादा किया कि 100 लीटर वो ऑयल की सप्लाई करेगा। चलिए, और दूसरी ओर ए ने क्या वादा किया कि वो बी के लिए पेंटिंग बनाएगा। अब जरा समझिए सेक्शन 37 और 40। देखिए सेक्शन 37 क्या कह रहा है,
सेक्शन 37 को समझने के लिए पहले 40 को समझिए कि कॉन्ट्रैक्ट किस चीज के लिए किया गया है। कॉन्ट्रैक्ट का बेसिक मतलब उसके अंदर का कॉन्सेप्ट क्या है, कौन सा ऐसा काम है, कौन सा वादा पूरा किया जाना है। तो क्या वो प्रोफेशनल क्वालिटी है या प्रोमिसर की पर्सनल क्वालिटी है। अगर जो प्रॉमिस की गई है वो प्रोफेशनल क्वालिटी को लेकर के, अब प्रोफेशनल क्वालिटी मतलब सामान की डिलीवरी हो सकती है। जैसे आप अमेजन पे सामान बुक करते हैं तो आप ये भी नहीं जानते कि बेचने वाला कौन है, इसको ट्रांजिट मोड में लाने वाला कौन है, डिलीवर करने वाला कौन है, लेकिन फिर भी आप क्या करते हैं, आप ऑर्डर करते हैं, आपके घर डिलीवर होता है, आप उसे रिसीव करते हैं। तो इसका मतलब कि जहां पर कॉन्ट्रैक्ट में प्रोफेशनल नेचर की कॉन्ट्रैक्ट है, जहां प्रोफेशनल क्वालिटी की बात हो रही है, पर्सनल क्वालिटी की बात नहीं हो रही है, जहां प्रोफेशनल क्वालिटी की बात है वहां पर परफॉर्मेंस कौन कर सकेगा, कहता है कि जो प्रॉमिसर है वो करेगा, उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी करेगा, या उसकी ओर से वो चाहे तो किसी थर्ड पर्सन को भी अपॉइंट कर सकते हैं परफॉर्म करने के लिए। आप अमेजन के एग्जांपल में देख लीजिए, फ्लिपकार्ट के एग्जांपल में देख लीजिए, जितने भी आप साइट्स पर सामानों को परचेस करते हैं उसमें आप एक चीज कभी नोटिस कीजिएगा कि आप जानते हैं कि आप किससे परचेस कर रहे हैं, क्या आप ये समझते हैं कि कौन व्यक्ति ट्रांजिट मोड में ला रहा है। किसी चीज को आप नहीं जानते, सिर्फ आप इतना चाहते हैं कि जो सामान आपने ऑर्डर किया है वो आप तक डिलीवर हो जाए। तो यहां जो चीजें, जो उस कॉन्ट्रैक्ट का जो एसेंशियल पार्ट है वो क्या है, एक प्रोफेशनल नेचर का, प्रोफेशनल काम का किया जाना है, जो किसी की व्यक्तिगत उसके पर्सनल क्वालिटी से कहीं से भी जुड़ी हुई नहीं। अब आइए दूसरे अगर एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट को आप देखिए, जहां पर एक व्यक्ति कह रहा है कि मैं आपके लिए गाना गाऊंगा, मैं आपके लिए पेंटिंग करूंगा, मैं आपको टीचिंग करूंगा, मैं आपको गाना सिखाऊंगा, ये सारी जो क्वालिटीज हैं ये उस व्यक्ति की पर्सनल क्वालिटी है। अब पर्सनल क्वालिटी का मतलब समझिए, फॉर एग्जांपल जैसे लता जी हैं, सब बेहतरीन गाना गाती हैं, हो सकता है कि आने वाले समय में कोई उनसे भी बेहतरीन गाए, लेकिन दूसरी लता नहीं हो सकती। इसका मतलब कि जो पर्सनल क्वालिटी होती है वो उस व्यक्ति के साथ रहती है। मैं आपको टीच करता हूं ऑनलाइन मोड में, मैं आपके टीचर के रूप में हूं, मेरा भाई जो है वो हो सकता है मुझसे भी बेहतर टीचर हो, लेकिन वो मेरी जगह को सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते हैं। तो सेक्शन 40 कहता है कि जहां पर कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल क्वालिटी को लेकर किया जाएगा, पेंटिंग को लेकर के है, सिंगिंग को लेकर के है, टीचिंग को लेकर के है, ड्राइंग को लेकर के है, जहां उस व्यक्ति की पर्सनल स्किल काम करेगी, वहां पर जो कॉन्ट्रैक्ट को जो परफॉर्मेंस करनी होगी वो प्रॉमिसर को खुद करनी होगी। यहां उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी बाउंड नहीं होगा, यहां वो किसी थर्ड पर्सन को भी अपॉइंट नहीं कर सकते हैं। अब मान लीजिए मकबूल फिदा हुसैन साहब ने जब जिंदा थे उन्होंने वादा किया एक पेंटिंग बनाने का, पेंटिंग बनाते हैं इसके पहले उनका इंतकाल हो गया। अब हो सकता है कि उनके जो भी डिसेंडेंट में हो, जो भी उनके फैमिली मेंबर्स हो, वो उनसे भी अच्छी पेंटिंग बनाते हो, लेकिन अब जो वादा मकबूल फिदा हुसैन साहब ने किया था वो उनके डिसेंडेंट से आप परफॉर्मेंस नहीं डिमांड कर सकते, क्योंकि ये उनकी पर्सनल क्वालिटी थी। आ जाइए वही दूसरी ओर कि जब प्रोफेशनल नेचर होगा कॉन्ट्रैक्ट का, तब उसे कौन कौन परफॉर्म करेगा। कहता है कि जो ड्यूटी जिसने बियर की है प्रॉमिसर खुद परफॉर्म करेगा, और अगर प्रॉमिसर मर गया तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव परफॉर्म करेगा, और जिंदा रहते भी प्रॉमिसर या उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव चाहे तो परफॉर्मेंस करने के लिए थर्ड पर्सन भी अपॉइंट कर सकते हैं। ये हो गया सेक्शन 40। और सेक्शन 37 क्या कह रहा है? सेक्शन 37 कह रहा है, कॉन्ट्रैक्ट्स को देख लीजिए, पार्टीज को क्या होना चाहिए, अपने अपने प्रोमिसेस को परफॉर्म करना चाहिए या परफॉर्म करने के लिए ऑफर करना चाहिए। अब इसको समझिए, जब तक कि उन्हें लॉ एक्सक्यूज या डिस्चार्ज न करे, और अगर प्रॉमिसर पहले मर जाता है परफॉर्म करने के पहले, तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव बाउंड होगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा 37 का इंटरप्रिटेशन 40 के साथ कीजिएगा। अगर एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल नेचर का होगा तब यहां पर लीगल रिप्रेजेंटेटिव बिल्कुल बाउंड नहीं होंगे। अगर प्रोफेशनल क्वालिटी को लेकर के कॉन्ट्रैक्ट है
तब वहां पर लीगल रिप्रेजेंटेटिव बाउंड हो जाएंगे। ये है सेक्शन नंबर 37 और सेक्शन नंबर 40। अब समझिए, ए ने क्या वादा किया था, 100 लीटर तेल की सप्लाई करेगा। मान लेते हैं कि 27 जुलाई को ए ने वादा किया कि 27 जुलाई 2021 को 100 लीटर तेल की सप्लाई करेगा। अब ये तेल की सप्लाई ए करे या ए का कोई एजेंट आके कर दे या ए की ओर से कोई थर्ड पर्सन आके कर दे, क्या बी को कोई इफेक्ट पड़ेगा? बी क्या ये डिमांड करेगा कि नहीं, ए जब तक नहीं आएगा तब तक मैं तेल नहीं लूंगा? ऐसा नहीं। जहां प्रोफेशनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट है वहां ए परफॉर्म कर सकता है, ए की ओर से उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी परफॉर्म कर सकते हैं और इसकी ओर से कोई थर्ड पर्सन भी अपॉइंट किया जा सकता है इस परफॉर्मेंस को करने के लिए। तो सेक्शन 37 और 40 को जब आप मिला के देखते हैं तो मतलब आपको पहले देखना है कि कॉन्ट्रैक्ट किस चीज को लेकर के, पर्सनल स्किल को लेकर के है या प्रोफेशनल स्किल को लेकर। पर्सनल स्किल को लेकर के है, टेलरिंग है, सिंगिंग है, म्यूजिक है, कुछ भी ऐसा जो पर्सनल स्किल को रिप्रेजेंट करता है, वहां केवल और केवल परफॉर्मेंस पार्टी करेगी, प्रोमिसर करेगा। अगर वो मर गया उसके करने के पहले तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी बाउंड नहीं होगा। प्रोफेशनल नेचर का है तो वहां पर प्रोमिसर करेगा। अगर वो परफॉर्मेंस के पहले एक्सपायर कर जाते हैं, डिजीज मर जाते हैं, तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव बाउंड होंगे। वो चाहे तो किसी थर्ड पर्सन को भी अपॉइंट कर सकते हैं परफॉर्म करने के लिए। अब आइए, अब आते हैं सेक्शन नंबर 37, 40 हो गया। अब आइए सेक्शन नंबर 38 क्या कहता है। सेक्शन 38 का कहना है कि जहां आप परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं, सेक्शन 37 में आपने देखा कि पार्टी मतलब प्रोमिसर होगा। प्रोमिसर जो है वो बाउंड है अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए। अब सेक्शन 38 उसका तरीका बताता है, क्या कह रहा है। सेक्शन 38 का कहना है, वेयर ए प्रोमिसर हैज मेड एन ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस टू द प्रोमिजी एंड द ऑफर हैज नॉट बीन एक्सेप्टेड, द प्रोमिसर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉन परफॉर्मेंस नॉर डज ही देयर बाई लूज हिज राइट अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। अब समझिए, इसी वाले एग्रीमेंट में आ जाइए। ए ने वादा क्या किया था, 100 लीटर तेल सप्लाई करेगा बी को 27 जुलाई। अब ए ने 27 जुलाई को बी को फोन किया और कहा कि तेल रेडी है, बताइए कहां तेल देना है। बी क्या कह रहा है, नहीं मुझे तेल नहीं चाहिए। तो सेक्शन 38 कह रहा है कि जहां प्रोमिसर परफॉर्मेंस करने के लिए, अपनी बात करने वादे को पूरे करने के लिए, पूरा करने के लिए क्या कर रहा है, ऑफर कर रहा है कि बताइए कैसे पूरा करें, कब पूरा करें, कहां पूरा करें, और प्रोमिसी इसको डिनाई कर रहा है। प्रोमिसी कह रहा है नहीं अब मुझे जरूरत नहीं है, नहीं परफॉर्म करने की कोई जरूरत नहीं। तो क्या होगा, अब यहां क्या होगा, अब जो प्रोमिसर है वो डिस्चार्ज हो जाएगा अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करने से। अब कोई जिम्मेदारी उसकी नहीं बनती है कि वो जबरदस्ती सामान की डिलीवरी करे। वहीं दूसरी ओर इस एग्रीमेंट में जो राइट ए के बने रहेंगे, जो ए को मिलते वो अब भी बने रहेंगे। मतलब क्या है, अब यहां ये जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इनके साइड से कर दिया गया है तो कंपनसेशन का राइट किसके पास चला जाएगा, ए को बना रहेगा। ए को इस एग्रीमेंट में क्या राइट है कि जब वो सामान ये 100 लीटर तेल की सप्लाई करेगा तो बी से उसे क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। तो ये इस राइट ये अभी भी ए के पास बना रहेगा और ए अपनी ड्यूटी से डिस्चार्ज हो जाएगा। क्या सिंपल ऑफर करना काफी होगा? तो यही सेक्शन बताती है कि उस ऑफर में कुछ शर्तें भी हैं। क्या क्या, एवरी सच ऑफर मस्ट फुलफिल द फॉलोइंग कंडीशंस, इट मस्ट बी अनकंडीशनल। ये जो ऑफर होना चाहिए ए के साइड से तेल की सप्लाई करने का, ये अनकंडीशनल होना चाहिए, किंतु परंतु नहीं होना चाहिए कि हम सवेरे 4 बजे आएंगे जी, अब 4 बजे जो है वो तेल की सप्लाई ले लेना। नहीं, आप शर्तें नहीं लगाएंगे। नंबर सेकेंड, इट मस्ट बी मेड एट प्रॉपर टाइम एंड प्लेस। अब आप पता चला कि वो बंदा जो है वो रहता शहर में है और आप जो है नेशनल हाईवे पे खड़े हैं और वहां कहते हैं कि आ जाओ जी यहीं तेल ले लो, तो ये जो आपने ऑफर की है ये प्रॉपर टाइम और प्लेस पर नहीं मानी जाएगी। तो कहता है इट मस्ट बी मेड एट ए प्रॉपर टाइम एंड प्लेस
and under such circumstances that the person to whom it is made may have a reasonable opportunity of ascertaining that the person by whom it is made is able and willing there, and then to do the whole of what he has bound by his promise to do. Number next, if the offer is an offer to deliver anything to the promisee must have a reasonable opportunity of seeing that the thing offered is the thing which the promiser is bound by his promise to deliver. समझिए, अब यहां जो ए ऑफर करेगा, पहली बात अनकंडीशनल होनी चाहिए, दूसरी बात प्रॉपर टाइम और प्लेस पर होना चाहिए। नंबर थर्ड, अब मान लीजिए किसी वादे को पूरा करना है या कोई सामान डिलीवर करना है। अब आप अगर सामान डिलीवर करने के एग्रीमेंट की परफॉर्मेंस कर रहे हैं तो जिसको सामान डिलीवर करना है उसको मौका मिलना चाहिए, या आप मौका भी उसको देंगे कि वो असर्टेन कर सके कि जिस क्वालिटी का जो सामान आपने वादा किया था डिलीवर करने का, आप उसी क्वालिटी का सामान डिलीवर कर रहे हैं। या अगर मान लीजिए कुछ करने की बात है, जैसे मान लीजिए तेल की डिलीवरी करनी है, अब यहां पर बी को मौका मिलना चाहिए बी को मौका कि वो ये अपने आप को सेटिस्फाई कर ले कि जी हां, ए जो है वो तैयार है, रजामंद है 100 लीटर तेल की सप्लाई करने के लिए। ऐसा नहीं कि 50 लीटर लेके आ गए हैं और एक है कि नहीं, हमने ऑफर कर दिया था कि हम परफॉर्म करने के लिए तैयार हैं। कहता है परफॉर्मेंस के लिए जब आप ऑफर करेंगे वो अनकंडीशनल होना चाहिए, अनक्वालिफाइड होना चाहिए, इन टोटलिटी में होनी चाहिए। जो वादा किया है उसे पूरा करना होगा। पूरा मतलब केवल फुलफिल नहीं, क्वांटम के हिसाब से भी, क्वांटिटी के हिसाब से भी उसे फुलफिल आपको करना पड़ेगा। इस चीज को आप सेक्शन 38 में देखिए। अब आ जाइए, अब 37 में आपने देखा एक चीज कि जहां प्रोफेशनल नेचर का अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है तो वहां पर प्रॉमिसर भी परफॉर्म कर सकता है। अगर प्रॉमिसर मर गया तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव परफॉर्म करेगा, या प्रॉमिसर और लीगल रिप्रेजेंटेटिव चाहे तो कोई थर्ड पर्सन को भी अपॉइंट कर सकते हैं। अब मान लीजिए थर्ड पर्सन जो है वो परफॉर्म करने के लिए आगे बढ़ गया, वो परफॉर्म कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट को, और प्रॉमिसर ने थर्ड पर्सन के परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट कर लिया। अब क्या होगा? इस वाली सिचुएशन को सेक्शन नंबर 41 डिस्कस कर रहा है। सेक्शन नंबर 41 डिस्कस कर रहा है कि जहां प्रॉमिसी थर्ड पर्सन के द्वारा किए जा रहे परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट कर ले रहा है। सेक्शन नंबर 41 क्या कहता है? सेक्शन 41 का यह कहना है, when a promisee accepts performance of the promise from a third person, he cannot afterward enforce it against the promiser. अब समझिए, ए को सप्लाई करनी है 100 लीटर तेल बी को, ए क्या करता है? सी को अपॉइंट कर देता है। ए सी को अपॉइंट कर देता है कि आप तेल की डिलीवरी दे दीजिए। सी क्या करता है? सी जो है वो 27 जुलाई 2021 को डिलीवर कर देता है तेल, 100 लीटर ऑयल डिलीवर कर देता। अब देखिए, अब बी ने सी ने जो डिलीवर किया, बी ने इसको एक्सेप्ट कर लिया, बी उससे खुश है, बी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। अब जब बी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया तो क्या बी इस कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस अब ए से मांग सकते हैं? आंसर है, सेक्शन 41 कहता है कि आफ्टर एक्सेप्टेंस फ्रॉम द थर्ड पार्टी परफॉर्मेंस द promisee can't enforce such agreement, such contract against the promiser। अब प्रॉमिसर के खिलाफ, भाई प्रॉमिसर का ही वादा वो पूरा कर रहा है, उसको एजेंट के रूप में आप देख लीजिए, या वो थर्ड पार्टी समझिए। और अगर आपने थर्ड पार्टी से भी डिलीवरी को एक्सेप्ट कर लिया है तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रॉमिसर की ओर से परफॉर्मेंस पूरी मान ली जाएगी। अब आइए सेक्शन नंबर 42 से 45 में जो डिस्कस करेगा, जहां एक से ज्यादा लोग वादा करेंगे, और 45 डिस्कस करेगा जहां एक से ज्यादा लोगों को वादा किया जाएगा। क्या है?
सेक्शन 42, 43 और 44। 44 ये जो आपके चलेंगे, यहां आप कहिएगा ज्वाइंट ड्यूटीज, मतलब यहां वादा जो कर रहे हैं वो एक से ज्यादा है। समझिए, ए, बी, सी और डी, 4 लोगों ने वादा किया ई को 1 लाख रुपए प्रोवाइड करने का। इन्होंने लोन लिया था, इन्होंने वादा किया 1 लाख रुपए रिटर्न करने का। किसको? ई को। ड्यूटी किसके पास है? ABCD के पास। इधर क्या है? ड्यूटीज। इधर क्या मिलेगा? राइट। क्यों? क्योंकि ये क्या है? प्रॉमिसी, ये प्रॉमिसर। अब यहां जो ड्यूटीज हैं ये क्या है? ABCD क्या कहे जाएंगे? ज्वाइंट ड्यूटी होल्डर्स कह सकते हैं आप इन्हें। और ये क्या होंगे? ये सिंगल अपने साइड में राइट होल्डर के रूप में माना जाएगा। अब सेक्शन 42, 43 और 44 इस सिचुएशन को डिस्कस करता है जहां एक से ज्यादा लोगों ने कुछ परफॉर्म करने का वादा किया है। अब देखिए 42, 43 और 44 क्या कहता है। सेक्शन 42 का कहना है when 2 or more persons, जहां 2 या 2 से अधिक लोग, have made a joint promise, then unless a contrary intention appear by the contract, all such persons during their joint lives and after the death of any of them, his legal representative jointly with the survivor or survivors, and after the death of last survivor, the representatives of all jointly must fulfill the promise. अब जरा 42 को समझिए। ABCD ने क्या किया? वादा किया, 1 लाख रुपए इन्होंने लिए थे, ये 1 लाख रुपए ई को वापस कर दिए। अब ये परफॉर्मेंस कैसे की जाएगी? ये लोग ज्वाइंट ड्यूटी होल्डर्स हैं, इन्हें अपना वादा एक साथ पूरा करना होगा अगर कॉन्ट्रैक्ट से कुछ और चीजें नहीं निकल के आ रही। अब मान लीजिए कि ए मर जाता है, ए क्या कर जाता है? डिजीज कर जाता है, तो ये वादा बी, सी और डी पूरा करेंगे। ए की जगह कौन आ जाएगा? लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ए आ जाएगा। लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ए के साथ मिलकर ये वादा ये लोग पूरा करेंगे। मान लीजिए ये चारों के चारों लोग मर जाते हैं परफॉर्म करने के पहले, तो अब क्या होगा? अब लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ऑल पूरा करेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये लोग क्या हैं? ज्वाइंट ड्यूटी होल्डर्स हैं। कैसे परफॉर्म करेंगे? ज्वाइंटली परफॉर्म करेंगे। अगर इसमें से एक कोई मर जाता है, एक मर जाए, 2 मर जाए, मान लीजिए ए और बी दोनों मर जाते हैं, तो दोनों के जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो सर्वाइवर्स के साथ मिलकर ए को, ई को 1 लाख रुपए वापस करेंगे। ABCD सभी के सभी मर गए, तो सबके लीगल रिप्रेजेंटेटिव की ड्यूटी होगी कि वो ई को जो वादा था 1 लाख रुपए रिटर्न करने का, वो प्रदान करेंगे, वो पूरा करेंगे। ये है सेक्शन नंबर 42। ये क्या कहता है? ज्वाइंट ड्यूटी होल्डर्स है तो ज्वाइंटली काम पूरा कीजिए। आइए सेक्शन 43 क्या कहता है। सेक्शन 43 का कहना है when 2 or more persons make a joint promise, the promisee may in absence of express agreement to the contrary, मतलब कोई उल्टा अगर कोई contrary agreement नहीं है, compel anyone or more of such joint promiser to perform the whole of the promise। अब समझिए, अब जरा 42 में आपने देखा कि इनकी ज्वाइंट ड्यूटीज बनती है। अब आ जाइए 43। 43 इधर की बात कर रहा है, मतलब प्रॉमिसी के साइड की बात। 43 कह रहा है कि प्रॉमिसी इसमें से किसी से भी परफॉर्मेंस मांग सकता है, वो चाहे ABCD से ज्वाइंटली मांगे या सिर्फ और सिर्फ अगर उसने सी को सेलेक्ट कर लिया तो वो सी से प्रॉमिस की परफॉर्मेंस मांग सकता है, उसने डी को चुन लिया तो डी से वो प्रॉमिस की परफॉर्मेंस मांग सकता है। पूरी तरह से वो इसमें से किसी को भी चूज कर सकता है, प्रॉमिस को परफॉर्म करने की डिमांड कर सकता है। आगे आइए, नेक्स्ट पोर्शन इसका क्या कहता है। इफ any one of 2 or more joint promisers make default in such contribution, the remaining joint promisers must bear the loss arising
फ्रॉम सच डिफॉल्ट इन इक्वल शेयर्स। अब इसको समझिए, यहां एबीसीडी कितने के लिए लायबल है? 1 लाख रुपए देने के लिए। ठीक है, अब समझिए, ई ने क्या किया? ई ने डी से डिमांड कर ली कि आप प्रॉमिस की परफॉर्मेंस कीजिए। देखिए, अब यहां पर सी और बी ये दोनों इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, मतलब इनके पास कुछ है ही नहीं देने के लिए। तो अगर ये चारों लोग सॉल्वेंट होते तो कितना कितना शेयर बियर करते? 25-25 हजार का। अब ये 2 लोग इंसॉल्वेंट हो गए तो क्या ई का नुकसान होगा? आंसर है नहीं, ई को 1 लाख रुपए ही मिलेंगे। अब ये बियर कौन करेगा? ये जो बचे हुए लोग हैं, ए सॉल्वेंट है और डी सॉल्वेंट है, ये 50-50 हजार रुपए बियर करेंगे। मतलब ये 50-50 हजार रुपए डिलीवर करेंगे। लॉस को ये जो बचे हुए लोग हैं ये आपस में बियर करेंगे, इससे प्रॉमिसी को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब आपके दिमाग में प्रश्न उठेगा कि जब ये लोग 50-50 हजार बियर करेंगे तो क्या ये जो भुगतान इन्होंने एडिशनल किया है इसको वो बी और सी से कंपनसेट करा सकते हैं? आंसर है करा सकते हैं। इसका कंपनसेशन वो बी और सी से ले सकते हैं। जब ये सॉल्वेंट हो जाएंगे तो यहां से ये लॉस इनको बियर करना पड़ेगा, कंपनसेशन देना पड़ेगा। लेकिन सेक्शन 43 क्या कह रहा है? प्रॉमिसी किसी एक को, मतलब सभी को ज्वाइंटली या किसी एक को चूज कर सकता है पूरे परफॉर्म करने के लिए। और अगर मान लीजिए इसमें से कोई व्यक्ति, जो ज्वाइंट प्रॉमिसर्स हैं, उसमें से कोई एक व्यक्ति या एक से ज्यादा लोग इनकैपेबल हो जाते हैं परफॉर्म करने के लिए, तो जो बचे हुए लोग हैं वो क्या करेंगे? उस लॉस को बियर करेंगे। मतलब प्रॉमिसी के साइड का जो राइट है वो इंटैक्ट बना रहेगा। 1 लाख रुपए उसे मिलने हैं, उसे 1 लाख रुपए ही मिलेगा। अब आइए सेक्शन 44 क्या कह रहा है? सेक्शन 44 कह रहा है, where 2 or more persons have made a joint promise, a release of one of such promisers by promisee does not discharge the other joint promiser or joint promisers, neither does it free the joint promisers so released from responsibility to the other joint promiser or joint promisers। अब सेक्शन 44 देखिए, ये एक और राइट दे देता है प्रॉमिसी। प्रॉमिसी चाहे तो कह सकता है कि मुझे जो परफॉर्मेंस की डिमांड मैं कर रहा हूं वो केवल बी और सी से कर रहा हूं, बस मुझे ए और डी से कोई परफॉर्मेंस नहीं चाहिए। अब उसने क्या किया? उसने ए और डी को रिलीज कर दिया। तो ए और डी के रिलीज होने से बी और सी की लायबिलिटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बी और सी को अब अपना ये प्रॉमिस पूरा करना होगा। वहीं दूसरी ओर ये जो 2 लोग रिलीज किए गए हैं ये कंट्रीब्यूशन की अपनी लायबिलिटी से नहीं बचेंगे। सिर्फ क्या है कि उनसे परफॉर्मेंस नहीं मांगी जा रही है। लेकिन बी और सी जो मिलकर के इसको 1 लाख रुपए देंगे तो ए और डी भी बाउंड होंगे 25-25 हजार का अपना शेयर देने के लिए। अब एक बार 42, 43, 44 को एक साथ देख लीजिए। सेक्शन 42 क्या कह रहा है? यहां एक से ज्यादा लोगों ने मिलकर के वादा किया किसी काम को करने का, तो फिर क्या होगा? सबको यह वादा मिलके पूरा करना। उसमें से अगर एक से अधिक लोग मर जाते हैं तो क्या होगा? जो मरे हुए हैं उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को बाकी सर्वाइवर्स के साथ मिलकर वादा पूरा करना। सारे के सारे लोग मर जाएंगे तो सारे के लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को वादा पूरा करना होगा। यहां तक आ गए। अब आ जाइए 43 कह रहा है, 43 और 44 ई के साइड में है, मतलब प्रॉमिसी के साइड में। 43 कह रहा है कि ई अगर चाहे तो इसमें से किसी से भी पूरी परफॉर्मेंस मांग सकता है। उसने डी को पकड़ लिया, कहा तुम पूरा परफॉर्म करो, तुम मुझे 1 लाख रुपए दो। अब डी बाउंड होगा ई को 1 लाख रुपए देने के लिए। ठीक है, अब डी जो 1 लाख रुपए देगा, अब मान लीजिए ए, बी और सी तीनों क्या हो जाते हैं? इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, या बी और सी इंसॉल्वेंट हो जाते हैं। तो डी क्या करेगा? डी 50,000 और ये 50,000 ई को प्रोवाइड करेंगे। अब जब इन्होंने 50-50 दिया है तो वो बी और सी से कंपनसेशन ले सकते हैं, इसमें कहीं दिक्कत नहीं है।
अब सेक्शन 44 में आ जाइए। 44 कह रहा है कि जो प्रोमिजी होता है उसके पास राइट होता है कि वो प्रोमिजर्स में से कुछ को या किसी को चाहे तो रिलीज कर दे कि ठीक है हमें आपसे परफॉर्मेंस नहीं चाहिए। अब इस रिलीज करने का क्या असर होगा, ये 44 कह रहा है कि अगर एग्जांपल देख लीजिए ए बी सी डी में से ई ने चुन लिया या ई ने रिलीज कर दिया, किनको, ई ने रिलीज कर दिया बी और सी को, ये रिलीज हो गए। अब क्या होगा, अब ए और डी जो होंगे ये लायबल होंगे किस चीज के लिए, पूरे लायबिलिटी को परफॉर्म करने के लिए, और बी और सी भी लायबल होंगे किस चीज के लिए, शेयर प्रोवाइड करने के लिए या कंट्रीब्यूट करने के लिए। ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल बच गए, ये कंट्रीब्यूशन करने के लिए लायबल होंगे, बस उनसे परफॉर्मेंस डिमांड नहीं की जा रही है ई के साइड। अब आइए सेक्शन नंबर 45 जो जस्ट इसका अपोजिट कहेगा। वहां पर वादा एक आदमी करेगा, जिसको वादा किया जाएगा वो एक से ज्यादा होंगे, मतलब वहां ज्वाइंट राइट्स का डिवोल्यूशन होगा। देखिए सेक्शन 45 अब इसे समझिए। ए ने एक वादा किया है ज्वाइंटली बी सी और डी को। अब ये कौन हो गए, ये प्रोमिजर हो गए, ये क्या हो गए, ये प्रोमिजीज हो गए। इधर क्या मिला, ड्यूटी मिला, इधर क्या मिला, राइट मिला। अब सेक्शन 45 क्या कह रहा है, इस साइड की बात करेगा, इधर वाली बात 42 में हो चुकी है। आइए 45 सेक्शन 45 कहता है वेयर ए पर्सन हैज मेड ए प्रॉमिस टू 2 और मोर पर्सन ज्वाइंटली देन अनलेस ए कॉन्ट्ररी इंटेंशन अपीयर्स फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट द राइट टू क्लेम परफॉर्मेंस रेस्ट एज बिटवीन हिम एंड देन बिटवीन देम ड्यूरिंग देयर ज्वाइंट लाइव्स एंड आफ्टर द डेथ ऑफ एनी ऑफ देम with the representative of such deceased person jointly with the survivor or survivors and after the death of last survivor with the representatives of all jointly। अब समझिए यहां वादा किसने किया है, ए ने। किसको किया है, बी सी और डी को। तो परफॉर्मेंस की कौन डिमांड कर सकेगा, परफॉर्मेंस की डिमांड कौन करेगा, जिसके हाथ में राइट होगा। किसके पास राइट है, बी सी और डी को। तो ये राइट को, ये परफॉर्मेंस को कैसे डिमांड करेंगे, कहते हैं कि ये ज्वाइंटली डिमांड करेंगे। अगर इसमें से बी मान लीजिए मर जाते हैं तो सी और डी बी के लीगल रिप्रेजेंटेटिव के साथ डिमांड करेंगे। अगर ये सारे लोग मर जाते हैं तो सारे लीगल रिप्रेजेंटेटिव डिमांड कर सकते हैं ए से कि आप परफॉर्म कीजिए। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज आपको समझाने, चाहे वो सेक्शन 42 हो या सेक्शन 45, चाहे ज्वाइंट ड्यूटीज की बात हो या ज्वाइंट राइट्स की बात, यहां पर इंग्लिश लॉ और इंडियन लॉ में थोड़ा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, यहां पर मैंने आपको बताया 42 में भी और 45 में भी कि अगर एक से ज्यादा लोगों ने वादा किया है, इसमें से कोई मर जाता है तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो होगा वो सर्वाइवर्स के साथ लायबल होगा अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करने। इंग्लैंड में क्या है कि अगर मान लीजिए कोई उसमें वादा करने वाला एक्सपायर कर जाता है परफॉर्मेंस के पहले, तो वहां जो लायबिलिटी होगी वो केवल सर्वाइवर्स की होती है, वहां लीगल रिप्रेजेंटेटिव सर्वाइवर्स के साथ लायबल नहीं होता है, ड्यूटी के भी केस में और राइट के भी केस में। ये समझ के चलिएगा, भारत में सर्वाइवर्स के साथ लीगल रिप्रेजेंटेटिव आएगा, इंग्लैंड में सर्वाइवर्स ही लायबल होंगे। अब अगर 45 में देखिए, अगर बी मर जाता है, बी अगर एक्सपायर कर जाता है तो कौन डिमांड करेगा, इंग्लैंड के हिसाब से केवल सी और डी डिमांड करेंगे परफॉर्मेंस की। भारत के हिसाब से बी का जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा वो सी और डी के साथ डिमांड कर सकता है ए से परफॉर्मेंस।
इतनी बातें रही सेक्शन 37 से 45 में परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगले लेक्चर में आपके सामने लेकर आऊंगा परफॉर्मेंस किस समय किया जाएगा, जहां पर एप्लीकेशन करना है, जहां नहीं करना है, किस प्लेस पर किया जाएगा और परफॉर्मेंस करने का मैनर क्या होगा, जिसे डिस्कस किया गया है सेक्शन 46 से 50 के बीच में। अगले लेक्चर में आपके सामने उपस्थित हूं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।